नमस्कार दोस्तों, मैं 11 जनवरी 2024 को सीआरसीएस नई दिल्ली गए हुए थे। लगभग 13 लोग हम लोग गए थे। 2 लोग हैं जो सीआरसीएस के अधिकारियों से मिलकर आए हैं और सहारा रिफंड पोर्टल पर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे, जिनका जवाब सीआरसीएस के अधिकारियों द्वारा दिया गया है। उसी संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उसे बताने से पहले मैं यह कहूँगा कि आप चाहे आप सहारा की जमा करता हो या सहारा के कार्यकर्ता हो, 30 जनवरी को यदि आप तहसील के वासी हैं तो तहसील स्तर पर है जो आप हैं जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय को सौंपें और लिखें कि भाई सहारा इंडिया द्वारा हम लोगों का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया, चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो या अन्य तरीके से। और आप ज़िले के वासी हैं तो जिला स्तर पर है जो आप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अवश्य दें। इसी विषय में आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि सीआरसीएस से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर। उसी संबंध में सीआरसीएस के अधिकारियों द्वारा कुछ जानकारी दी गई है, उसी विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने सर्वप्रथम पूछा कि सहारा रिफंड पोर्टल से अभी तक भुगतान समस्त दावेदारों को क्यों नहीं किया गया। जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया उनका भुगतान क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया। तब सीआरसीएस के अधिकारियों ने बताया कि भाई इसमें है जो दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, जिसके कारण है जो भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया। जब ये त्रुटियां ठीक हो जाएंगी तब उसे पुनः रिसबमिशन करना पड़ेगा, तभी आपका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात मैंने पूछा कि आधार कार्ड प्रमाणित हो जाने के बाद फिर अन्य जानकारी प्रमाणित करने का प्रश्न नहीं उठता। तब उन्होंने बताया कि आधार कार्ड और बैंक का खाता और मोबाइल नंबर यह एक व्यक्ति की पहचान है और इसी पहचान को है जो सहारा इंडिया द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उनसे मिलान हो जाने के उपरांत और दस्तावेजों के सीआर और मास्टर फॉर्म उपलब्ध हो जाने के उपरांत ही इनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड की जवाबदेही किसकी है। यह मेरा उनसे तीसरा क्वेश्चन था। तब उन्होंने बताया कि 100% सहारा इंडिया की है, सहारा समूह द्वारा संचालित जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनकी है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा कि जमाकर्ता से जो आप मास्टर फॉर्म और शेयर फॉर्म मांग रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, तो यह सोसाइटियों से सीधे क्यों नहीं मांगी जाती। तो सीआरसीएस के अधिकारियों का कहना था इस संबंध में सोसाइटियों को निरंतर सूचित किया जा रहा है और जो फॉर्म है जो उपलब्ध हो रहे हैं, फॉर्म उपलब्ध हो जाने के उपरांत उन्हें ठीक किया जा रहा है और जमाकर्ताओं को पुनः रिसबमिशन करना ही पड़ेगा, तभी उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था कि सीआरसीएस सहारा रिकॉर्ड न देने पर समय सीमा न्यायालय की निकल जाने पर सीआरसीएस द्वारा सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने बोला कि अभी समय सीमा नहीं निकली है और इसके दायरे को बढ़ाया गया है और जिस कारण से है जो यदि यह डिफिशिएंसी के कम्युनिकेटेड के माध्यम से जो दस्तावेज सहारा समूह की सोसाइटियों से मांगे जा रहे हैं, यदि वह उपलब्ध नहीं कराती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उसके उपरांत रिसबमिशन पोर्टल 19,999 तक क्यों है, यह तीसरा चरण कब लागू होगा। तब उन्होंने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताई जिससे मैं सुनकर चकित रह गया। उन्होंने बताया कि भाई यह जो 19,999 तक है जो इसका अमाउंट है जो और भी घटाया गया है। पोर्टल पर जैसा लिखा रहा है कि 10,000 या एक आवेदन पर 10,000 के दावेदार या उससे कम के दावे की राशि का है जो भुगतान किया जा रहा है, लेकिन 19,999 तक डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड को है जो रिसबमिशन किया जा सकता है। तो इसी संबंध में मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया मैंने कि ये तो न्यायालय का आदेश था
ऐसा तो कोई आदेश नहीं था। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आदेश में है जो परिवर्तन हुआ है और यह है जो 15-16 नवंबर कह रहे, इस तरह की उन्हें डेट भी बताई और पोर्टल पर कह रहे ये आदेश डला हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें है जो नियमों में चेंज किया गया था और उसे है जो रिसमीशन 19,999 तक किया गया है। और छोटे जो खाता धारक हैं जिनकी राशि 10,000 से नीचे है, उनका भुगतान है जो अभी पोर्टल से होगा। और आगे का कब होगा उसी विषय में मैंने उनसे अगला क्वेश्चन किया और उनसे मैंने पूछा 7वां क्वेश्चन कि तीसरा चरण कब लागू होगा। तब उन्होंने बताया कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होगा। अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जब आदेश प्राप्त होगा तब तीसरा चरण है जो लागू किया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि जब पहला और दूसरे चरण ही के जमाकर्ताओं के दावेदार हैं जो उनका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, पर तीसरा चरण लागू करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता। पहले तब जब तक इनका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाएगा तब तक तीसरा चरण है जो लागू नहीं किया जाएगा। उनका मतलब कहने का मतलब ये था, तभी न्यायालय के पास से सरकार जाएगी और परमिशन लेगी, तब भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके उपरांत है जो मैंने पूछा कि आयकर विवरण, बैंक डिटेल आदि क्यों मांगा जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि आयकर नियमों के अनुसार 5 लाख का जो नियम बनाया है उस पर आयकर लागू होता है और आपने जमा किया है तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तब मैंने कहा ये तो रीइन्वेस्टमेंट हुआ एक स्कीम से दूसरी स्कीम कर। एक मैं कहना चाहिए जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता या जमा करता उनको पता है कि विगत वर्षों से ये रीइन्वेस्टमेंट होता आया है। तो अब उन्होंने बताया कि जैसा आपने रीइन्वेस्टमेंट किया उसका एक एफिडेविट बना कर दें तो उसको ही जो मान्य किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। चौथा मैंने बोला कि नामनी के भुगतान का कोई ऑप्शन नहीं। तब उन्होंने बताया कि नहीं, नामनी के भुगतान का ऑप्शन उन जमाकर्ताओं को नहीं है जिनके बॉन्ड पर नामनी का है जो नाम है जो नहीं लिखा हुआ है। यानी कि नामनी का ऑप्शन उन जमाकर्ताओं के लिए नहीं है जो सहारा की एफडी सर्टिफिकेट यदि उस पर है जो नामनी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वह है जो आवेदन नहीं कर सकती डेथ मैच्योरिटी का। और यदि मान के चलो बॉन्ड पर नामनी का नाम लिखा है तब वह डेथ मैच्योरिटी जैसी सहारा इंडिया में पूर्वज जाती रही है उसी प्रकार से आपको इस पोर्टल पर आवेदन करना है, भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई राजपत्र जारी हो जाने के बाद संशोधन नियम क्यों किया गया। भाई ये कोर्ट तो ये मानते हैं कि राजपत्र जारी हो जाता है तो आसान तरीके से है जो नियमों को संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक वैध और कानूनी दस्तावेज होता है। फिर यह परिवर्तन क्यों किया गया, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या पुनः सबमिशन सबको करना होगा। मैंने पूछा यदि मान के चलो सोसाइटी दस्तावेज अपलोड करा देती है तो क्या रीसबमिशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ रीसबमिशन करना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन यह मेरा था। उसके उपरांत आखिर जमाकर्ता दोषी क्यों माना गया, सहारा की सोसाइटियों को दोषी क्यों नहीं माना जाता। भाई ये जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं वह सहारा के जमाकर्ता से कर रहे हैं, सोसाइटियों से क्यों नहीं कर रहे हैं। तब इस संबंध में भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला कि आगामी जो नियम आएगा उसे आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में मैंने पूछा ब्याज सहित भुगतान होगा कि मूलधन। तब उन्होंने बताया कि इस संबंध में हम लोगों को बताने से मना किया गया है, लेकिन ये है कि जो भी आपका भुगतान है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उस हिसाब से किया जाएगा। सहारा की कार्यालय बंद चालू होंगे। मैंने उनसे पूछा जो सहारा इंडिया की कार्यालय है वह बंद पड़े हुए क्या चालू होंगे। तब उन्होंने बताया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा के कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे चुकी है और सहारा समूह द्वारा जवाब दिया गया है कि हम धीरे धीरे कार्यालय खोल रहे हैं। यह CRCS का कहना था। क्या CRCS की टीम और सहारा रिफंड पोर्टल की टीम मिलकर काम कर रही है, इसका कोई कार्यालय बना हुआ है।
मैंने सीआरसीएस से पूछा। सीआरसीएस का कहना था नहीं, सहारा इंडिया की टीम लखनऊ में बैठी है, यहाँ से जो दावे होते हैं उन्हें प्रमाणित करने चाहिए, लखनऊ से होते हैं, और सीआरसीएस से जो उन दावों को चेक करती है उसके उपरांत है जो भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके उपरांत हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रिफंड विलंब क्यों, जो राशि है जो सहारा रिफंड की इतनी विलंब हो रही है कि न्यायालय के आदेश की समय सीमा भी निकल चुकी। तो मैंने पूर्वत भी बताया कि इस दायरे को बढ़ाया गया है, समय सीमा को बढ़ाया गया है, और सीआरसीएस के जो ये कहना चाहिए पंचिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई पहले हम लोग ये चेक करते हैं, फिर इसको बना के पहुंचाते हैं, तब 100 करोड़ रुपए दिया जाता है, फिर हम 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें बहुत समय लग रहा है, और ये इसका हम लोग नहीं ऊपर से दिशा निर्देश उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हस्ताक्षर मिसमैच, मैंने पूछा कि भाई दस्तखत हस्ताक्षर है जो हर 6 माह में, या कहना चाहिए एक व्यक्ति 2 बार दस्तखत करे, उसकी भिन्नता आ जाती है। तो ये मिसमैच संबंधी जो समस्या हो रही, तो ये आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है तो गलत है। तो उन्होंने बताया कि ऊपर से हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। आप चाहें तो शपथ पत्र देकर इस समस्या का हल कर सकती हैं। क्यूसाब आदि कॉमर्शियल योजनाओं के भुगतान माननीय हाई कोर्ट द्वारा सीआरसीएस को सौंपे गए थे, तो फिर उनका क्या हुआ। सीआरसीएस का कहना है कि क्यूसाब कॉमर्शियल एमसीए के अंतर्गत आता है, और हमने उनको जानकारी दे दी गई है, और इसका भी निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। पोर्टल पर खर्च ज़्यादा और भुगतान कम हुआ है। मैंने पूछा कि भाई आपकी पोर्टल पर खर्चे की जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है कि वह ज़्यादा हुआ है और भुगतान कम हुआ है। तब उन्होंने बताया कि सहारा की जो समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है, उस प्रक्रिया में सुधार करने में पैसा खर्च होता है, और इस कारण से यह सब हो रहा है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी आगामी समय में पारदर्शिता के साथ सभी को दी जाएगी। क्या संपूर्ण भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से होगा। मैंने अंतिम क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या जो भी भुगतान है संपूर्ण है जो सहारा रिफंड पोर्टल से भी होना है। तब उन्होंने बताया कि इस विषय में तो हम लोगों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है कि यहाँ से आपका 10,000 या 19,000 20,000 एक फर्स्ट किस्त है जो आपके यहाँ से दे दी जाए, और आगामी जो भी राशि है, जो भी आपका लाभांश है, वह सहारा इंडिया से ही आपको प्राप्त हो। ऐसी जानकारी उन्होंने हम लोगों को दी गई, और हम लोग करीब 13 लोग थे, 2 लोग वहाँ गए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उक्त जानकारी मैंने स्वयं जाकर सीआरसीएस के अधिकारियों से मिलकर ली थी। मैंने उनसे बोला था कि आपकी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। उन्होंने मना किया कि नहीं, वीडियो नहीं डालना, आप चाहें तो मौखिक रूप से बता सकते हैं। तो वही जानकारी मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।